हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के यूनिट नंबर 4 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है इस यूनिट का वो है ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन का हम यूज फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर करें, यानी जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी मनी को ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके अंदर हम ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। अब बेसिकली हम ब्लॉकचेन का क्यों यूज करें वो देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इज ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग ट्रांजेक्शन मोर सिक्योर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। ब्लॉकचेन का हम फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर के अंदर इसलिए यूज करें, वो क्या कर रहा है? हमारे ट्रांजेक्शन को और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ज़्यादा उन्हें एफिशिएंट बना रहा है, और उसके बीच में जो भी सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी को ला रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं उसके अंदर भी हम ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बेसिकली है क्या। आप ये देख लेते हैं कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आती है तो वो किस तरीके से वर्क करता है। पहला स्टेप क्या होता है? समवन वांट्स टू सेंड मनी। सर, ट्रांजेक्शन तो जब भी होगी जब आपको कोई पैसे दे रहा है या आप किसी से पैसे ले रहे हैं। पहला स्टेप तो इनिशियल स्टेप वही होगा। नेक्स्ट क्या होता है? द ट्रांजेक्शन गोज इनटू वेटिंग एरिया। जैसे ही ट्रांजेक्शन होने के लिए होती है कि भाई हाँ मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, तो एक वेटिंग एरिया होता है जहाँ ट्रांजेक्शन वेट करती है। अब भाई वो क्यों वेट करते? वो वेट करती है कि भाई आप मुझे वेरीफाई करो, आप मुझे चेक करो कि हाँ मैं जो ट्रांजेक्शन हूँ मैं सही हूँ। तो जो मल्टीपल नोड्स होते हैं उस नेटवर्क के, मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उस ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि भाई वो ट्रांजेक्शन जो है वो सिक्योर है, वो ठीक है, उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, कुछ इसके अंदर इनएफिशिएंसी तो नहीं है। वो उसके चेक करने के लिए उसे एक वेटिंग रूम में रखा जाता है। नेक्स्ट ये होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स वेरीफाई द ट्रांजेक्शन इज वैलिड। अब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? चेक करते हैं कि भैया हमारी ट्रांजेक्शन वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वो वैलिड है तो भाई क्या करते हैं? उसको आगे प्रोसीड कर देते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉक के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? द ब्लॉक गेट्स लॉक्ड विद क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब क्या है कि जब वेरीफाई हो गई है ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर, हमने उसको ब्लॉक के अंदर स्टोर भी कर दिया है, तो भाई क्या होगा? उसके अंदर हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उसे बाय यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब है कि भाई प्राइवेट की, पब्लिक की, इन सब का यूज करके हम क्या करेंगे? उसे प्राइवेसी का, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। इंक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी रीडेबल फॉर्म को हम अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हो गया हमारा इंक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका पासवर्ड XYZ है या 1 2 है, तो आपको क्या कर दिया? आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या, ये आपकी इंक्रिप्शन फॉर्म हो गई, ये आपकी डिक्रिप्शन फॉर्म हो गई। सॉरी, ये क्या आपकी इंक्रिप्शन प्रोसेस है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? इंक्रिप्शन प्रोसेस में रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर हैकर को ये डेटा मिले तो हैकर इस डेटा से ये नहीं, ओरिजिनल डेटा तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं ताकि उसे और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। देन उसके बाद क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स अपडेट देयर कॉपीज ऑफ द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी उससे रिलेटेड, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसकी कॉपीज क्रिएट कर दी जाती हैं। तो ये पूरा वर्किंग प्रोसेस है कि ब्लॉकचेन के अंदर किस तरीके से ट्रांजेक्शन हमारा वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है? हमारे की फीचर्स क्या हैं ऐसे चीज जो ये कहता है, जो जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉकचेन हमारी सिक्योर है, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन हमारी सिक्योर है। पहला, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है? कि हमारी जो पावर है वो एक सिंगल पर्सन के पास नहीं है, हमारी पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि एक सिंगल कंप्यूटर से सब चीज़ों का ओनर नहीं है, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है, सबके पास कंट्रोल है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। नेक्स्ट है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जब आपने ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक की फॉर्म में उस ट्रांजेक्शन को ऐड कर दिया है, उसके बाद आप उसको इरेज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? कि जब आप उसको ट्रांजेक्शन को ऐड करो तो उससे पहले जो भी उस नेटवर्क के अंदर जो भी नोड्स है, कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में, सबके बीच में ट्रांसपेरेंसी, कि सभी चेक कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये वैलिड है कि इनवैलिड है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से काम करता है। ट्रांजेक्शन का जो फ्लो है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपकी आती है न्यू ट्रांजेक्शन। देन है मेमोरी पूल। मेमोरी पूल क्या है? मेमोरी पूल एक ऐसा एरिया जिसको हम बोल रहे हैं ना वेटिंग एरिया या वेटिंग रूम, तो वो रूम कौन सा है? हमारा मेमोरी पूल। देन है ब्लॉक क्रिएशन। ब्लॉक क्रिएट होता है। नेटवर्क वेरिफिकेशन। नेटवर्क के जो है उसको वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन को।
फिर आती है हमारी सिक्योरिटी लेयर। इसमें 3 पार्ट होता है, हैश जनरेशन, नोड वेरिफिकेशन एंड चेन अपडेट। हैश, नोड और चेन ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी किसको, ट्रांजेक्शन को। आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर ये आता है तो आप इस डायग्राम के थ्रू इसको पूरे एक्सप्लेन करके आ जाए। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है हमारी मेमोरी पूल से। मेमोरी पूल को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेटिंग एरिया बोल रहे हैं। दे आर ग्राउंडेड इनटू ब्लॉक, देन वो ब्लॉक क्रिएट होता है, देन नेटवर्क वेरीफाई करता है। हर ब्लॉक को एक यूनिक हैश मिलता है जिसके हैश हम उसको चेक कर पाते हैं कि हाँ ये ब्लॉक ये वाला है या ये ब्लॉक हमारा इस पर्सन का है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जो भी हमारी चेन के अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं वो उसको अपडेट करते हैं। तो ये पूरा इसका ट्रांजेक्शन का फ्लो होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे की 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, डिस्कस इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट। आपको क्या बताना था कि ब्लॉकचेन का हम यूज़ तो कर रहे हैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं और किसके रिस्पेक्ट में बताना था आपको, सेटलमेंट के रिस्पेक्ट में बताना था। बेसिकली सबसे पहले वर्ड आता है हमारा सेटलमेंट। जो सेटलमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेजर पे का यूज़ करें या आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं तो वो वर्क करता है T+1 पे। T+1 का मतलब क्या है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो एक दिन बाद आएगी। कि जो भी आपके फॉर एग्जाम्पल आपके कोई भी नोट्स आप अगर हमारे सेल हुए हैं रेजर पे से, लाइक 2,000 रुपये के आज हमारे हुए हैं, तो हमें आज नहीं मिलेंगे वो 2,000 रुपये। उसकी सेटलमेंट होती है कि भाई ये जो 2,000 रुपये ये आपको कल इस टाइम तक 5 बजे तक आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो ये होती है हमारी सेटलमेंट। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हो तो उसमें भी सेटलमेंट होती है। भाई अगर कोई भी उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है तो वो आपको T+1 यानी एक दिन बाद मिलता है। आज इंक्रीमेंट हुआ, जितना इंक्रीमेंट हुआ आपको जितना प्रॉफिट हुआ वो आपको अगले दिन मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं T+1। सेटलमेंट जो है वो T+1 प्रोसेस के ऊपर काम करती है, जिसके फुल फॉर्म है ट्रेड डेट +1। इसका मतलब ये है 1 डे आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के एक दिन बाद आपको पैसे मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब सेटलमेंट बेसिकली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट इन्वॉल्व द फाइनल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिटवीन पार्टीज आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज एग्रीड। जब ट्रांजेक्शन एग्रीड हो जाते हैं उसके बाद जो भी आपको एसेट्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई स्टॉक के अंदर अगर आप कोई भी खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, कोई ना कोई सेटलमेंट, जो भी आपकी सेटलमेंट होती है वो आपको एक दिन बाद मिलती है। तो अब हम कुछ देख लेते हैं कि भाई आज के टाइम में जो बैंकिंग है हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो ब्लॉकचेन ने ओवरकम की हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हो तो क्या होता है भाई 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप बैंक जाओगे, वहाँ पूरा प्रोसीजर करोगे। आज के टाइम पे तो यूपीआई वगैरह है, बट हम यूपीआई वगैरह से पहले हमारा क्या होता था, बहुत ज़्यादा चेक वगैरह दिए जाते थे, देन वो बैंक में जाके लगते थे, उसके बाद वो 2-3 दिन का पूरा प्रोसेस होता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या था कि भाई अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई कि आपकी ट्रांजैक्शन आपने पैसे भेज दिए बट उतने लाइक आपने चेक तो बना दिया बट आपके उसमें इतने पैसे नहीं थे या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या कर देते हैं, वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। दूसरी प्रॉब्लम ये थी। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक जो है वो आपको ऐसे नहीं है कि 24/7 आप कभी भी चले जाओगे बैंक के अंदर पैसे निकालने या कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, नहीं। उनका टाइम होता है कि 9 से 5 हम बैठेंगे, 5 बजे के अगर आप 5 मिनट बाद भी जाओगे तो आपको वो नहीं मिलते, वहीं से वापिस कर देते हैं, ठीक है। या वीकली डेज, ऐसा नहीं कि भाई आज हम फ्री हैं तो संडे तो हम चल दें, तो ऐसा नहीं होता। उनका एक फिक्स टाइम होता है और फिक्स ही उसके डेज होते हैं जिसमें वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट ये, अगर कोई भी आप मिडिल वेयर यूज़ करते हैं बैंक के अंदर तो भाई वो भी बहुत पैसे लेता है। अब जैसे कभी भी आप लाइक पैसे ट्रांसफ़र करा रहे नहीं हो रहे तो बैंक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि भाई वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम करा देंगे, तो क्या करते हैं वो भी पैसे लेते हैं। इतने पैसे होते नहीं जितने वो पैसे ले लेते हैं, तो क्या क्या है भाई, ये जो मिडिल वेयर है उसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा पैसा खर्च हो रहा था। नेक्स्ट है भाई, अगर कोई भी एरर आ गया आपके बैंक में तो वो क्या है एरर, आप पहले वहाँ बताओगे देन उसको वो एरर रिजॉल्व होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे हमने फेस की करते हैं। आज भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे हम फेस कर रहे हैं। तो ये सब थी बैंकिंग प्रॉब्लम्स। अब हम देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन ने इसको किस तरीके से ओवरकम किया। ब्लॉकचेन पहला क्या है, 24/7, ऐसा नहीं 5 मिनट 5 बजे के बाद भी आप जाओगे, ब्लॉकचेन हमेशा 24/7 रात में दिन में हमेशा अवेलेबल है। नेक्स्ट है, जो भी आपका मनी है वो इंस्टेंटली मूव हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप चेक लगा रहे हो 2 दिन बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, नहीं, वो आपको इंस्टेंटली पैसे पहुंच जाएंगे। कोई भी मिडल वेयर नहीं है, बहुत लेस चांस होता है मिस्टेक के कि भाई ऐसा नहीं है कि अब ब्लॉकचेन ने मिस्टेक कर दी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक डायग्राम के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है बायर, देन सेलर होता है, उन दोनों के मिडल में होता है हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क।
अगर हम ट्रांजेक्ट जो हमारी ट्रेडिशनल सेटलमेंट है वो 2 से 3 दिन में होती थी। पहले इनिशियलाइजेशन होता तो उसके बाद मैन्युअली उसको वेरीफाई करते थे लोग, बैठ बैठ के कॉपी से उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद को वेरीफाई करते थे, इतनी सारी फाइल्स वगैरह होती थी, उनको वेरीफाई करते थे हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है, बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करते थे। देन उसके बाद वो ट्रांजेक्शन कभी कंप्लीट होती थी। ये सब था हमारा ट्रेडिशनल सेटलमेंट का। अगर आप ब्लॉकचेन सेटलमेंट का बात करें तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करता है, रियल टाइम पे वर्क करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से ये सब प्रॉब्लम्स हमारी ओवरकम हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये किस तरीके से हमारा काम करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेटलमेंट वर्कफ्लो। सेटलमेंट का वर्कफ्लो किस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। देन इनिशियलाइज आप करोगे तभी तो होगा आगे का प्रोसेस। देन क्या, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन बाय नेटवर्क नोड। जो भी नेटवर्क के नोड्स यानी कंप्यूटर्स हैं वो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि फाइल वगैरह उनके पास पहुंचेंगी, ठीक है। देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का हम यूज़ करते हैं, जो भी सेटलमेंट के रूल्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। देन इमीडिएट हमारी जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है जिसके पास हम पैसे भेजना चाह रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा ये चार क्या है हमारे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट अगर की बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्क रिडक्शन, ये इसके सेवरल एडवांटेजेस है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे EQT 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, लिस्ट आउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपको जो भी ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम यूज़ करते थे उसकी प्रॉब्लम्स को बताना था, और आपको ये बताना था कि जो डिसेंट्रलाइज, पहले तो हम ट्रेडिशनल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ करते थे, आज के टाइम पे हम एक डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसने उनकी प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया आपको वो बताना था सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट फेसेस सेवरल चैलेंजेस दैट कैन लीड टू इनएफिशिएंसी, डिले एंड इंक्रीज कॉस्ट। जो हम ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ करते थे उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इनएफिशिएंसी थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। जो हमारा डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसने क्या किया, जो भी ब्लॉकचेन के अंदर जो भी इन प्रॉब्लम्स थी, जो भी डिले हो रहा था, जो भी इनकी इंक्रीज कॉस्ट हो रही थी, उस सबको इन्हेंस किया और ट्रांसपेरेंसी को लाया वो। अब वो देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम थे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी रिजॉल्व हुई हैं। तो ये मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपको बता दिया है। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स एरिया से पहला था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। हम जो भी हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट था ट्रेडिशनल जो हम यूज़ करते थे, उसके अंदर रिस्क हम मैनेज नहीं कर पाते थे। कोई भी, हम एक सिंगल नोट पे पूरा डिपेंडेंट था, अगर वो ख़त्म हो गया तो मतलब ये समझ लो कि आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, कोई भी रिस्क आ गया, कोई भी हमारी डिज़ास्टर रिकवरी नहीं थी कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई बाढ़ वगैरह आ गई, कुछ दिक्कत वगैरह हो गई तो हम किस तरीके से करेंगे, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, सबसे पहली प्रॉब्लम। नेक्स्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, भाई अगर आप शिपिंग वगैरह दे रहे हो तो वहाँ के बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट थी, बहुत ज़्यादा लाइक आपको पैसे देने पड़ रहे थे, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी दूसरी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी कि भाई हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ इस चीज़ को लेकर कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शन हम इनके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि हर लोग उसको जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये चार प्रॉब्लम्स थी हमारी किसके अंदर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे। अब देख लेते हैं जो डिसेंट्रलाइज आज के टाइम पर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, उसने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। पहला तो उसने रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन निकाला, क्या किया, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी हमारी जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि डिपेंडेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हाँ भाई 1% पर हम डिपेंड नहीं है, अगर ये चीज़ हमारी ख़राब हो गई तो हम यहाँ से ये चीज़ ले लेंगे। हमने इसमें क्या किया, अल्टरनेट ऑप्शंस लाए कि भाई अगर हम यहाँ से ये चीज़ नहीं कर सकते तो हम अपनी ये चीज़ इस जगह से कर लेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छे से हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारी जो शिपिंग थी लोकली, अगर हम शिपिंग कर रहे हैं तो वो हमारी बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, और हमारा जो रिस्पॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग गया। आपको पता है ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल है ही इसके अंदर। कोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमाइज हो गया, जब आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो गई तो कोस्ट तो ऑलरेडी कम होगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डिसेंट्रलाइज ने किस तरीके से इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ठीक है। अब ये आप देख लो कि जो ट्रेडिशनल था हमारा उसके अंदर सिंगल सोर्स थी, डिसेंट्रलाइज के अंदर मल्टीपल सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रलाइज सोर्स था, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रहता है। लिमिटेड विजिबिलिटी थी, इसके अंदर इनहेंस विजिबिलिटी। हाई रिस्क था, इसने क्या किया, उस रिस्क को रिड्यूस किया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आप इस डायग्राम के थ्रू इस
पूरे प्रोसेस को याद कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन इन KYC प्रोसेस। आपको क्या बताना था, बेनिफिट्स बताने थे KYC प्रोसेस के ब्लॉकचेन के अंदर। सबसे पहले तो आपको KYC पता होना चाहिए। आपने सुना होगा भाई KYC, तो KYC की फुल फॉर्म सबसे पहले होती है नो योर कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है कि आप अपने कस्टमर को जान रहे हो। आपके पास कोई भी आया बैंक में कि भाई हमें लोन दे दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया। अब आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि हाँ वो पर्सन वही है जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो उसी पर्सन के हैं। तो उसको वेरीफाई करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं KYC, कि उसमें आप अपने कस्टमर को जान रहे हो कि हाँ ये जो हमारा कस्टमर है ये हमारा सही कस्टमर है, और ये जो कस्टमर है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वो इसी कस्टमर के हैं, वो इसी पर्सन के हैं। तो ये सब वेरिफिकेशन हम करते हैं अपने आधार कार्ड से, पैन कार्ड से। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आईडी प्रूफ होता है। उसकी हेल्प से आप जो अभी आपके वो होते हैं बैंक वगैरह के लोग, वो आपको पहचान पाते कि हाँ ये पर्सन ये है। तो दैट इज कॉल्ड KYC। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंट एनहेंस नो योर कस्टमर प्रोसेस इन फाइनेंशियली सिस्टम बाय मेकिंग इट सिक्योर एंड एफिशिएंट। वो तो आपको पता है कि KYC के अंदर भी आज के टाइम हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे और एफिशिएंसी उससे प्रोवाइड कराए। KYC is a regulatory requirement for financial institute to verify the identity of their customers to prevent fraud, money laundering and other illegal activities। KYC हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हम इसमें क्या करते हैं, अपने जो भी कस्टमर होता है उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं ताकि हम फ्रॉड से बच सके। अब आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स, नकली डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया, उसने आपसे पैसे ले लिए, तो ये क्या हुआ कि भाई आपने उसे जो भी आपने पैसे दिए हैं उसको आपने वेरीफाई ढंग से नहीं किया है। तो आपको KYC प्रोसेस के थ्रू आप उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो और ये जो फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं, इन सब से बच सकते हो। और आज के टाइम पे हम ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारे जो फ्रॉड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। अब की बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनहेंस सिक्योरिटी। इसने सबसे पहले सिक्योरिटी को इनहेंस किया। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस को हमें प्रिवेंट कर रहा है, सिक्योर शेयरिंग को, इम्यूटेबल स्टोरेज दे रहा है। इसका मतलब क्या, स्टोरेज को आप चेंज नहीं कर सकते। आपने कस्टमर को वेरीफाई कर रहे हो तो भाई सिक्योरिटी को तो इनहेंस करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है। रिपीटेड वेरिफिकेशन आपको नहीं करना पड़ रहा। ये नहीं कि बार बार आप उसको रिपीटेडली वेरीफाई कर रहे हो, नहीं, एक बार वेरीफाई कर लिया और ठीक है। KYC अगर आपने एक बार कर ली तो भाई ये कस्टमर हमारा वैलिड कस्टमर है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है क्योंकि पेपर वर्क हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी आ गई है। प्राइवेसी एंड कंट्रोल तो आपको पता ही है कि भाई ये हमें क्या करा रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो भी पर्सनल डेटा होता है हमारा वो कस्टमर का बहुत इजीली हम अच्छे से स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये इसके सेवरल बेनिफिट्स से KYC प्रोसेस के, जो कि हमारा ब्लॉकचेन इसको प्रोवाइड कराता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2022 से इसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, द करंट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलाइज द सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म द कस्टमर ट्रांजेक्शन्स। जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के अंदर, तो हम सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का यूज़ करें कस्टमर की ट्रांजैक्शन के लिए। अब आपको बताना है एज अ डेवलपर, इफ वी शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज सिस्टम टू डिसेंट्रलाइज, लिस्ट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या बताना था कि आप अपने व्यूज़ बताओ कि एज अ डेवलपर आप ये सोचिए कि जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है सेंट्रलाइज को हम शिफ्ट करें डिसेंट्रलाइज में, तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगी और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी वो आपको बताना था। तो एडवांटेजेस देख लें। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज की फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, डिसेंट्रलाइज में सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी मिलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब फ्रॉड वगैरह से हम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं क्योंकि हमारी जो पावर है वो एक सिंगल पर्सन के पास नहीं रहती। अगर कोई भी पावर आप एक सिंगल पर्सन को दे दोगे तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, आपके पैसे लेके भाग भी सकता है, किसी को दे भी सकता है। तो वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, जो पैसे है वो थोड़े ए के पास हैं, थोड़े बी के पास, थोड़े सी के पास। तो क्या है, वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर ये लेके भी भाग गया कोई दिक्कत नहीं, बी और सी के पास तो हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। जैसे सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराता है क्योंकि हम इसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नीडेड। हमें कोई ऐसा नहीं कि भाई हमें एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी चाहिए या कोई ऐसा प्रिंसिपल वगैरह चाहिए कि हाँ भाई ये हमें कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ हमें क्या इसकी एडवांटेजेस है। नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट है रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये क्या करता है, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं, सबसे पहले स्केलेबिलिटी इशू। स्केलेबिलिटी इशू का मतलब क्या है, जो ऐसे कि आपके ब्लॉकचेन है काफ़ी सारी, इथेरियम की अगर हम बात करें तो अगर हम उसका यूज़ करते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ पर्सन एक टाइम पे
बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो काम नहीं करता, वो ऐसा हो जाता है, हैंग हो जाता है, काम नहीं करता, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाती है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है एनर्जी कंज्यूम, जो कॉन्सिक्वेंसेज हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स यूजर एंड एक्सपीरियंस, कॉम्प्लेक्स यूजर एक्सपीरियंस इसका मतलब क्या, मैनेज, आप की को भी मैनेज कर रहे हो, वॉलेट को भी मैनेज कर रहे हो, तो जो अगर कोई भी नॉर्मल यूज़र आएगा तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना। अब आप खुद ही देखो कि कितने लोग ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको ब्लॉकचेन समझ ही नहीं आता भाई किस तरीके से काम करता है, कहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो नॉर्मल यूज़र क्या, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो ब्लॉकचेन का वो यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसके सेवरल डिसएडवांटेजेस थे, तो आपको यही बताने थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट आर प्लेस वेयर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां जो भी कंपनीज और गवर्नमेंट होती हैं वो किसी भी इन्वेस्टर के सामने पैसे रेस करते हैं कि हाँ, जैसे स्टॉक मार्केट्स वगैरह होता है, जैसे बोलते हैं ना, बोली लगाना कि हाँ इस चीज़ को हम इतने में बेचेंगे, तो ये सब चीज़ें कहलाती है हमारी कैपिटल मार्केट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं ब्लॉकचेन के अंदर कैपिटल मार्केट हमारे किस तरीके से हेल्प करता है। सेटलमेंट को फास्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, कोई भी मिडल वेयर की जरूरत नहीं होती, टोकनाइजेशन प्रोसेस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, टोकनाइजेशन आपको प्रोसेस पता है। टोकनाइजेशन प्रोसेस जैसे आप लॉगिन हुए तो आपका टोकन जनरेट हो जाता है, तब तक वो टोकन एक्टिवेट रहता है, आप लॉगिन रहते हो। जैसे आप लॉग आउट हुए तो वो टोकन डीएक्टिवेट हो जाता है। तो टोकनाइजेशन को इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी सिक्योरिटी एनहेंस होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इन ब्लॉकचेन। इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई हम किसी भी लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करें किसी भी रिस्क से, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्रॉप डैमेज इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का भी इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस आप कराते हो, तो ये सब किस लिए कराते हो कि भाई अगर हमारी कार वगैरह चुर भी गई तो हमें पैसे मिल जाएंगे, तो हम उस रिस्क से बचना चाह रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का हम इंश्योरेंस की टर्म में यही सेम मतलब है कि इंश्योरेंस हेल्प करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है। ब्लॉकचेन किस तरीके से हेल्प करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके फ्रॉड को प्रिवेंशन करता है और शेयर करता है आपके रिकॉर्ड्स मल्टीपल्स जगह। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ब्लॉकचेन इन ट्रेड एंड सप्लाई चेन। अब बेसिकली ट्रेड एंड सप्लाई चेन क्या है? अब वाई ब्लॉकचेन इज यूजफुल? सप्लाई चेन इन्वॉल्व मैनी पार्टी। सप्लाई चेन ऐसी नहीं है, चेन का मतलब क्या होता है भाई, काफ़ी चीज़ें हम एक साथ जोड़ रहे हैं, तो सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारी पार्टीज एक साथ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, शिपर होता है, वेयर हाउस होता है, रिटेलर्स होता है। इन सब ये जो सब एक साथ लाइक चेन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। कि कोई भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लायर भी होता है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स भी होता है, शिपर भी होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है प्रोविजन, प्रोविनेंस ऑफ गुड्स, यानी ऑरिजिन एंड ऑथेंटिसिटी। प्रोविजेंस इज अबाउट नोइंग वेयर अ प्रोडक्ट कम फ्रॉम, हाउ इट मेड एंड इट्स जर्नी। इसका मतलब क्या है कि प्रोविजंस ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि आप अपने गुड्स को, जो भी आपकी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, आप वो चेक करो कि भाई वो कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके से बन रही हैं और क्या क्या प्रोसेस उनके ऊपर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो भी सारी पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, सप्लायर हो, बायर हो, वो सब सेम डेटा को शेयर करते हैं, रियल टाइम पे वर्क करते हैं, तो वहाँ हमारी विजिबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी सारी रहती है। नेक्स्ट है ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस का मतलब क्या है? सप्लायर ऑफर नीड्स लोन्स टू प्रोड्यूस गुड्स बिफोर दे आर पेड। सप्लाई क्या करता है? आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, कोई भी अगर आप चीज़ें बना रहे हो, वो सब चीज़ें हमारी कहलाती हैं ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस। कि भाई इसके अंदर अगर हम फाइनेंस, यानी इसके अंदर हम फाइनेंस का यूज़ करें, पैसे वगैरह लोन वगैरह ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड सप्लाई चेन फाइनेंस। यूजिंग ब्लॉकचेन डेटा बैंक्स कैन गिव फास्टर लोन्स। अगर आप ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं तो आपको लोन्स लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत जल्दी आपको लोन वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इनवॉइस मैनेजमेंट एंड डिस्काउंटिंग। इसका मतलब क्या है? इनवॉइस, जैसे आप देखते हो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है ना। ठीक है, तो सप्लायर सेंड इनवॉइस टू बायर। जो भी सप्लायर होता है वो बायर को जो भी चीज़ खरीदता है उसको क्या भेजता है? इनवॉइस भेजता है उस प्रोडक्ट का जो उसने प्रोडक्ट खरीदा है। समथिंग दे सेल दे इनवॉइस टू बैंक टू गेट कैश अर्ली। उस इनवॉइस के थ्रू आप कैश भी जो भी आपके कैश वगैरह होता है वो भी बहुत जल्दी आप ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड इनवॉइस मैनेजमेंट एंड डिस्काउंटिंग। ये क्वेश्चन इसमें लाइक ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो भी प्रीवियसली आपसे 3 से 4 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारे आपको करा दिया। मैक्सिमम हमने पूरी यूनिट को कवर कर लिया इस वीडियो में। आई होप आपको क्लियर होगा।
ये वीडियो हमारे यहाँ फिनिश होते हैं। यहाँ आपने यूनिट 4 को कंप्लीट देखा विद 3R PYQ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।